हेलो फ्रेंड्स, हेड टीचर एग्जामिनेशन के इस वीडियो में हिमांशु क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड सिलेबस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं उन सभी क्वेश्चन की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। इसके पहले भी डीएलएड के 3 प्रैक्टिस सेट मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। उन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं और उसके बारे में ज्ञान अर्जन करते हैं। जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता, उसे आप नोट भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाठ्यचर्या क्या है। अब देखिए, एक एक ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम उद्देश्य विधि मूल्यांकन। ऑप्शन सी, विषय वस्तु उद्देश्य पाठ्यक्रम कार्यक्रम अनुभव गतिविधियाँ संबंध कौशल और व्यवहार। या ऑप्शन डी, विद्यालय के विषय अनुभव गतिविधियाँ या पारस्परिक संबंध। या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मैं आपको बता दूं कि पाठ्यचर्या क्या है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ्यचर्या विषय वस्तु है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम कार्यक्रम अनुभव गतिविधियाँ संबंध कौशल और व्यवहार, ये सभी सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रॉल्फ टायलर ने पाठ्यचर्या को परिभाषित किया है। ऑप्शन ए है, पाठ्यचर्या अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल द्वारा नियोजित और निर्देशित सभी सीखने के अनुभव है। यानी शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो स्कूल द्वारा नियोजित और निर्देशित चीज़ें होती हैं उसके सीखने के अनुभव है। वहीं ऑप्शन बी है कि यह ज्ञान और अनुभव का पुनर्निर्माण है, जो शिक्षार्थी को बाद के ज्ञान और अनुभव के बुद्धिमान नियंत्रण का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। वहीं ऑप्शन सी है कि लिखित पाठ्यचर्या में जब पाठ्यचर्या दस्तावेज का एक समूह होता है जो नियोजन का मार्गदर्शन करती है, निर्देश पाठ्यक्रम का केवल एक अपेक्षाकृत छोटा पहलू है। वहीं है ऑप्शन डी कि सीखने की योजना बनाने में उपयोग किए जाने वाले वे पुनर्प्राप्ति योग्य दस्तावेज आमतौर पर 5 घटकों पाठ्यक्रम के लिए एक तर्क, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य और सामग्री, निर्देशात्मक तरीके, सीखने की सामग्री और संसाधन और परीक्षण या मूल्यांकन के तरीकों को निर्दिष्ट करते हुए। अब जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों कि रॉल्फ टायलर के पाठ्यक्रम को जो परिभाषित किया है, उसमें ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, उसके बाद ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ई है। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये चारों इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विचार, पारिवारिक आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य या राष्ट्रीय लक्ष्य। दोस्तों, पाठ्यक्रम विकास में पारिवारिक आकांक्षाएं भी होंगी, सामाजिक लक्ष्य भी होंगी, राष्ट्रीय लक्ष्य भी होगी। नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय विचार ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा में शामिल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाठ्यक्रम बाधा क्या है। पाठ्यक्रम बाधा क्या है? भाषा व्यवधान, छात्रों की रुचियाँ, शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी या लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि। अब देखिए, एक पाठ्यक्रम में बाधा क्या हो सकती है? कभी आप सोच सकते हैं भाषा व्यवधान होगा? बिल्कुल नहीं। छात्रों की रुचियाँ होगा? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी, ये होगा। लक्ष्य और उद्देश्यों की उपलब्धि, ये तो होगा ही नहीं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा 4 का। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑर्नस्टीन और हंकिंस 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम दृष्टिकोण है या है? ध्यान दीजिए किनके अनुसार? तो ऑर्नस्टीन और हंकिंस के कब 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम दृष्टिकोण क्या है या है। यानी इसमें से एक भी आंसर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। देख लीजिए, क्वेश्चन आपको याद करने की चीज़ है कि ऑर्नस्टीन और हंकिंस के अनुसार पाठ्यक्रम का दृष्टिकोण क्या है।
व्यवहार दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, अकादमिक दृष्टिकोण, ये दोनों, या पुनर्निर्माण दृष्टिकोण या मानवतावादी दृष्टिकोण, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं आपको बता दूं ये चारों इसमें सम्मिलित हैं, यानी व्यवहार दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, अकादमिक दृष्टिकोण, पुनर्निर्माण दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। किसके अनुसार? ऑर्नस्टीन और हंकिन्स 2009 के अनुसार पाठ्यक्रम के ये दृष्टिकोण है। यानी दोस्तों ऑर्नस्टीन और हंकिन्स के अनुसार पाठ्यक्रम के 6 दृष्टिकोण हैं। आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने दृष्टिकोण हैं, तो आपको याद रखना होगा 6, और 6 कौन कौन हैं, तो यहाँ पर ये नाम है, आप इसको लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या हैं? उद्देश्य, विधि, मूल्यांकन, बुनियादी जरूरतें, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक कारक, संरचना, विकास, कार्यान्वयन, व्यक्तिगत ध्यान और सामाजिक जरूरतें। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि पाठ्यचर्या के निर्धारक जो हैं वो बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक, ये सब होंगे। पाठ्यचर्या के निर्धारक क्या हैं? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बुनियादी ज़रूरतें, सामाजिक पहलू और सांस्कृतिक कारक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह अवलोकन की पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। निम्न में से किस प्रकार की पाठ्यचर्या से संबंधित है? अब देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसको कि पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। अब ऑप्शन पर आते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या, प्रच्छन्न पाठ्यचर्या, मूल पाठ्यचर्या या शून्य पाठ्यचर्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य पाठ्यचर्या जो है वो इसका सही जवाब होगा। पाठ्यक्रम जिसकी उपेक्षा करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह इसकी वकालत करता है। अब है आगे है क्वेश्चन नंबर 8, शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से क्षेत्र श्रेष्ठ मूल्य के होंगे? क्या है क्वेश्चन? शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन से क्षेत्र श्रेष्ठ मूल्य के होंगे? छात्रों की शारीरिक विशेषता, छात्रों की जातिगत विशेषता, उसके बाद है छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषता या छात्रों की नैतिक विशेषता। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, ऑप्शन सी है परीक्षा को आसान बनाना, और डी है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि इनमें से क्या जो है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा को आसान बनाना पाठ्यचर्या के विकास के मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। बाकी ए, बी और डी जो आप देख रहे हैं ये इसके सिद्धांत में, पाठ्यचर्या के विकास के सिद्धांत में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्यक्रम के प्रकार हैं या हैं, एक है या एक से अधिक है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम एवं शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम एवं कोर पाठ्यक्रम। तो देखिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो पाठ्यक्रम के प्रकार हैं ए, बी, सी, डी, ये चारों हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है या किशोरावस्था कहा जाता है। आप बहुत ज़्यादा स्टडी किए होंगे और इसका जवाब भी आपको मालूम होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण क्या हैं? भाषा अधिग्रहण के कौशल विकसित होते हैं, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्या का समाधान करते हैं, वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करते हैं, बच्चा सामाजिक कौशल के समन्वय को दूसरों की भावनाओं के साथ बढ़ाता है। तो देखिए
प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो लक्षण हैं ये इसमें सभी सम्मिलित हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 का सही जवाब ई हुआ। अब है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, तीव्र शारीरिक गति, कोई बौद्धिक विकास नहीं, माता पिता के साथ बातचीत करना। मध्य बाल्यावस्था की बात मैं कर रहा हूँ। इस आयु में बच्चे विभिन्न कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या समाधान में सक्षम हो जाते हैं। धीमी वृद्धि, बेहतर पेशीय कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ अंतःक्रिया करना। और ऑप्शन डी है कि शारीरिक रूप से मजबूत, यौन सक्रिय, भावनात्मक रूप से कमजोर। उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है, इस आयु में बच्चे विभिन्न कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या समाधान में सक्षम हो जाते हैं। ये मध्य बाल्यावस्था का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब ए जो है कि तीव्र शारीरिक गति, कोई बौद्धिक विकास नहीं, माता पिता के साथ बातचीत करना, ये दोस्तों शैशवावस्था का ये विशेषता हुआ। उसके बाद है धीमी वृद्धि, बेहतर पेशीय कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ अंतःक्रिया करना। ये जो है ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, ये है उत्तर बाल्यावस्था का ये गुण है। उसके बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन जो डी देख रहे हैं, शारीरिक रूप से मजबूत, यौन सक्रिय, भावनात्मक रूप से कमजोर। ये जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, ये दोस्तों ये किशोरावस्था का विशेषता है। तो ये मैंने आपको जो बताया किशोरावस्था का ये विशेषता ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास कितने कारकों पर निर्भर करता है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 कारकों पर जो बच्चों का विकास है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब देखिए कैसे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास 3 कारकों पर इस तरह से निर्भर करता है। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे द्वारा प्राप्त विकास और ज्ञान में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो पहला जो कारक हुआ वो सामाजिक अंतःक्रिया हुआ। दूसरा है भाषा। बच्चे में भाषा का विकास परिवेश, परिवार में साहचर्य आदि से होना चाहिए। नंबर 3 है संस्कृति। संस्कृति बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपनी संस्कृति, समाज और पर्यावरण से सीखता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये 3 कारक हैं दोस्तों, ये 3 कारक हैं बच्चों के विकास के। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 17 है बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चे को एक दैहिक के सत्व के रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था के विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो बाल विकास के जो समकालीन परिप्रेक्ष्य हैं उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाल्यावस्था के पहलू जो समाज से प्रभावित होते हैं उनमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए है कि बाल्यावस्था की लंबाई और जिस क्षण बच्चा वयस्क हो जाता है, ऑप्शन ए। वहीं बी है समाज में बच्चों की स्थिति, उनके अधिकार और दायित्व, हम उन पर
क्या कानूनी सुरक्षा प्रतिबंध लगाते हैं? ऑप्शन सी है, बच्चों के बारे में हमारे पास सामान्य विचार हैं। उदाहरण के लिए, क्या हमें लगता है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? या लचीला और जहाँ तक संभव हो उन्हें स्वयं खोजने और विकसित करने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है? इस पर उन सभी संदर्भों से हम उस बाल्यावस्था को संस्कृति विशिष्ट और सामाजिक रूप से निर्मित मान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मैंने आपको बताया ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये सभी सही हैं और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 18 का सही जवाब ऑप्शन ई हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है, या बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, यह विकास की वो अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, या एक सामाजिक संरचना है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, ये सभी ऑप्शन में आए तो आपको बनाना होगा यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। क्या बात हो रही है? 5 साल की बच्ची की बात हो रही है। तो जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर ए जो है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 5 साल की बच्ची यही कर सकती है, जो संभावित कारण है और उनके प्रभाव की परिकल्पना कर सकती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हुआ। 21 है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, या 11 वर्ष और उससे अधिक। अब देखिए, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार जो आपको इसमें सही लगाना होगा, जो टिक आउट करना होगा, वो ऑप्शन नंबर सी, वहाँ जो भरना होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 से 11 वर्ष। आप कहीं कहीं पर देखिएगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष मिलता है, जो मध्य बाल्यावस्था है 6 से 9 मिलता है, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 मिलता है। तो आपको ये ऑप्शन के अनुसार करना होगा। यहाँ 6 से 11 है तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहीं आपको 6 से 9 भी दे सकता है, तो 6 से 9 देगा तो 6 से 11 नहीं देगा, ये आप जान लेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण, किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, बच्चों के विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील चरण है उसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए, यह क्या होता है इष्टतम चरण? यह बच्चों के लिए विशेष क्षमताओं को विकसित करने का चरण होता है। यह वह समय होता है जब बच्चों का मस्तिष्क एक निश्चित प्रकार की उत्तेजनाओं के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। तो जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा कि बच्चे के विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील चरण है उसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार नहीं है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। निरस्ता, तनाव, जिज्ञासा या भय। बहुत सा सिंपल सा इसका जवाब है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो शैक्षिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों के सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है वह है जिज्ञासा। बाकी निरस्ता, तनाव, भय ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? देखिए, अब बीमारी जो आ गया, जो लिखना है पढ़ने वाली जो समस्याएं होती हैं उसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, वो कौन सी अक्षमता है? क्या है? ऑप्शन ए है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन बी है डिसग्राफिया, सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी है डिस्प्रेक्सिया। तो जहाँ लिखने की बात आ जाए
वहाँ पर इसका सही जवाब होगा डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक लेखन अक्षमता है। डिस्लेक्सिया क्या है? डिस्लेक्सिया में पढ़ने में परेशानी होती है और इसे पढ़ने अक्षमता भी कहा जाता है, पठन अक्षमता भी कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? यह एक प्रकार का अधिगम अक्षमता है जो गतिक कौशल विकास, ध्यान दीजिएगा, गतिक कौशल विकास विशेष रूप से सूक्ष्म गतिक कौशलों से संबंधित होती है। डिस्प्रेक्सिया का अर्थ है कि इसमें गति और समन्वय प्रभावित होते हैं। यह एक गतिक आयोजन अक्षमता है जिसमें मांसपेशियों में कोई कमी नहीं होती। यह एक गतिक आयोजक अक्षमता है। अब डिस्प्रेक्सिया देख लिए, अब हम लोग देख लेंगे डिसकैलकुलिया। निश्चित कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से, यानी एक गणितीय अक्षमता है। इस अक्षमता में शिक्षार्थी को गणित के अधिगम को समझने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा बच्चा मध्य बाल्य अवस्था में होगा? देखिए यहाँ जो भी आप ऑप्शन देखिएगा लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन एक ही सही जवाब है दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन ए, जो मध्य बाल्य अवस्था में होगा, एक बच्चा जो काल्पनिक खेल के दौरान सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है। ऑप्शन बी, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मध्य बाल्यावस्था की। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। वहीं ऑप्शन डी है कि एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मध्य बाल्यावस्था में होगा वो बच्चा नियमों के अर्थ को समझ विकसित कर लेता है और तर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को कहा जाता है समावेशित ज्ञान, अनुबंधित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास रुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह और आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो गलत है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, ये भी गलत है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये सही है। ऑप्शन डी है, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, तो ये भी गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है 28 नंबर। 28 है दोस्तों कि बाल्यावस्था के अंतिम चरण यानी 8 वर्ष से जो 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब देखिए वहाँ पर आपने देखा बाल्यावस्था का मध्य चरण को 6 से 11 बताया गया। अब यहाँ पर जो अंतिम चरण है 8 से 12 वर्ष बताया जा रहा है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन क्या जो आंसर रहेगा वो क्वेश्चन के अनुसार रहेगा। तो बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है 8 से 12 वर्ष में बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं? आत्म स्वतंत्रता की भावना विकसित करते हैं, यह समझना शुरू करते हैं कि भौतिक विश्व कैसे कार्य करते हैं। यहाँ भी लगेगा कि सब सही है। अपने से छोटे बच्चे की तुलना में काफ़ी मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का प्रदर्शन करते हैं, अनुशासन की भावना और विद्यालय के काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना प्राप्त करते हैं, विश्व के बारे में बहुत सारी जानकारी को अपनी इंद्रियों में व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी जवाब सही है, लेकिन देखिए यही है पेडागोजी जो है, यही आपको सिखाता है कि इसमें जो बेहतर सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कि बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण है 8 से 12 वर्ष, इसमें अनुशासन की भावना और विद्यालय में काम के प्रति जिम्मेदारी की भावना बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। तो 28 का सही जवाब सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए 29 क्या है, फिर इसके ऑप्शन पर नज़र डालेंगे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता,
अपितु उसके कंधे और उसके गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? समझ गए क्वेश्चन? अब इसके एक एक ऑप्शन पर हम लोग नज़र डालते हैं। देखिए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकसित विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो परिवर्तन आता है वह व्यवहारिक परिवर्तन का जो सैद्धांतिक आधार हो सकता है वो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के बारे में सत्य है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ये होगा ही नहीं। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक आयामी प्रक्रिया है। विकास का अर्थ बदलाव के साथ वृद्धि है। विकास का अर्थ समय और स्थान में समान रहता है। तो डी भी गलत है और बी भी गलत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में जो सत्य कथन है वह यही है कि विकास का अर्थ बदलाव के साथ वृद्धि है। तो दोस्तों, ये 30 क्वेश्चंस का MCQ मैंने आज आपको DLED के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपको प्रदान किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और मैं उसी तरह के क्वेश्चन का संग्रह अपने सेट में करता हूं जो आपके लिए नया हो, जो आपके लिए परीक्षा के लिए कारगर साबित हो। तो दोस्तों, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।